हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रो अकेडी और लाइफ टाइम मेंटर। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा है ओम्स लॉ। तो आइए शुरुआत करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सपोज़ हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे क्योंकि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसके पास अगर बहुत सारे एटम्स होंगे तो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो जो हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और यही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ये क्यों मूव करते हैं, इनके मूव करने का कारण क्या है? इनके मूव करने का कारण है इनकी थर्मल एनर्जी। अब क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन नहीं होता, या फिर ऐसा बोल दो कि रूम टेम्परेचर जितना इनका टेम्परेचर है, तो इनके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है। इनके पास अगर कोई ना कोई थर्मल एनर्जी है, उसी के कारण ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब मूव करते हैं तो बोला कि कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, उसके अंदर एटम्स या फिर बोल लो चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना, तो करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो चार्ज का जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, करंट ज़ीरो होता है। अब करंट क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और अगर हम इन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो देखें तो क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन है और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं है, तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी क्या बोल दिया, ज़ीरो। यानी कि कंडक्टर रखा हुआ है, अब पूछ लिया कि क्या इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं? यस, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। ठीक है, लेकिन क्या उनकी एवरेज वेलोसिटी कोई फाइनाइट वैल्यू है? नहीं, उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में हम क्या कर दें, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोल लो जितने भी चार्जेस कंडक्टर पे हैं, वो इस फोर्स के कारण मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सपोज़ हमारे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में तो रैंडम मोशन पे मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने एक फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो हमारा फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, यानी कि वो ड्रिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन पे। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, इस डायरेक्शन पे मूव करने लग जाएगा। अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी हर एक पॉइंट पे वो क्या होगी, डिफरेंट। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट, क्योंकि इनिशियल जो उनकी वेलोसिटी थी वो एक रैंडम मोशन पे थी। तो जैसे ही उन पे फोर्स लगा, सारे के सारे सेम डायरेक्शन पे मूव करने लग गए। ठीक है, तो उनकी क्या होगी, सबकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि वेलोसिटी सबकी नहीं है इक्वल, सबकी वेलोसिटी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, उनके बीच में कॉलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। और हम ये अज्यूम करते हैं कि आफ्टर वन सक्सेसिव कॉलिजन, जैसे ही एक सक्सेसिव कॉलिजन होता है तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। और फिर से वो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किसकी वजह से करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। यानी कि अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो हमारे मोशन होगा वो कम्प्लीटली एक्सलरेटेड नहीं बोल सकते हम।
कम्प्लीटली एक्सीलरेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में सक्सेसिव कॉलिजन हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी वेलोसिटीज़ जो हो रही है वो ज़ीरो होती जा रही है। आफ्टर ईच सक्सेसिव कॉलिजन उनकी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है? ज़ीरो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, एक सक्सेसिव कॉलिजन यानी कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन तो है, ठीक है। तो हम एक वेलोसिटी निकालेंगे जो कि होगी उनकी एवरेज वेलोसिटी, उसी को क्या बोल दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी किसका एवरेज होगी? एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए उसका एक्सप्रेशन निकालने का ट्राई करते हैं, कैसे निकलता है उसका एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम सपोज कर देते हैं कि एक कंडक्टर तो है ही हमारे पास जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन पे मान लो, ठीक है। सबसे पहले हम मानते हैं कि एक टाउ है, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कितने टाइम में टकरा रहे हैं, उसी को क्या बोल दिया? टाउ, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। तो डिस्टेंस ड्रिफ्टेड इन दिस पीरियड, हमने क्या अज्यूम करा है कि आफ्टर ईच सक्सेसिव कॉलिजन जो उनकी वेलोसिटी हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है? ज़ीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे यहाँ पे? ज़ीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो लेंगे। तो एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस मूव करेगा, एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस मूव करेगा उसको हम निकालेंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हमारा u है वो तो ज़ीरो हो गया क्योंकि कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या है? टाउ। अब ये ए क्या है? ए है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा कितना लगता है? Q इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई। अब इस फोर्स की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, आइए। ये हमने जान लिया कि L हो गया हाफ इंटू ए इंटू टाउ स्क्वायर, फोर्स हो गया इतना। तो इससे हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स की जगह क्या रख देंगे? मा, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह रखा मास इंटू एक्सेलरेशन। और क्यू ई को हमने क्या बोल दिया? ई इंटू ई भी बोल दिया। क्यों? क्योंकि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर ई से, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल्स टू ई इंटू ई आ गया। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया? ई इंटू ई बाई एम। और इसी को हम कहाँ रख देंगे? डिस्टेंस ड्रिफ्टेड इन वन सक्सेसिव कॉलिजन में। तो इसमें आइए ए की जगह हम रखते हैं ई बाई एम। तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस ड्रिफ्टेड इन वन सक्सेसिव कॉलिजन की वैल्यू कितनी मिलेगी? हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टाउ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमारा मेन मकसद क्या था निकालना? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड बोल लो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम, ठीक है। एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में डायरेक्शन सेम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड बोल लो या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लो, ठीक है। हमको क्या निकालना था? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, वन सक्सेसिव, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमने अभी निकाला, किससे डिनोट किया था? एल से। टोटल टाइम कितना माना था? टाउ। अब जो हमने पिछली इक्वेशन पढ़ी उससे हम एल की वैल्यू क्या रख देंगे? हाफ ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर, और टाउ की वैल्यू तो टाउ है ही, तो टाउ से एक टाउ कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल गया? एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। यानी कि एक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो उसकी वैल्यू क्या आई? हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है? एक टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल, ठीक है। सो हमारा एक जो रिलेशन आया था क्या है? हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि जित इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ वी डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही हमारा क्या बढ़ेगा? करंट। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट से हमने क्या समझा था? टाइम डिपेंडेंसी। अब जैसे जैसे हमारा टाइम कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी इसका मतलब करंट भी बढ़ेगा क्योंकि टाइम कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या पता चला? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेसिव
कॉलिजन के बीच में टाइम इंटरवल जो था उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर देने वाली है कि जो ये टाउ होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक मटेरियल के लिए हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट क्वेश्चन में और मटेरियल भी कर दिया हमारा कांस्टेंट, सेम मटेरियल दे दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो वीडी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक रिलेशन के बारे में जानेंगे जो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बताएगा। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक रिलेशन। सपोज एक कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी तो हमने निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अब सपोज हम डेल्टा टी के लिए देखें, तो डेल्टा टी टाइम के लिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कितना लेंथ कवर करेगा, कितना लेंथ करेगा, डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वी डी इंटू डी टी, वी डी इंटू डी टी। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम कवर कर देगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हमारी कितनी थी, वी डी इंटू डी टी, और एरिया हमने माना है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का वो कितना है, ए। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम पे कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, ए इंटू वी डी इंटू डेल टी। ठीक है, अब सपोज़ ये कंडक्टर जो है इस पे n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस लेंथ पे होंगे, वी डी डी टी के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, n इंटू वी डी डेल्टा टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि n क्या था हमारा, एक पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इस वॉल्यूम पे, n इंटू ए वी डी इंटू डेल्टा टी, यानी कि n इंटू वॉल्यूम। ठीक है, n इंटू वॉल्यूम क्या आ जाएंगे हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर टोटल चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा, n इन, ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो इसी की मदद से हम q इज इक्वल्स टू n ही निकालें। तो n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले, n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। इसी को कहाँ रख दिया, इस फॉर्मूले में रख दिया। तो हमारा टोटल जो चार्ज क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम पे वो कितना आ गया, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, हमारा टोटल चार्ज जो डेल्टा टी टाइम पे क्रॉस कर रहा था एक हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया को, कितना आ गया, इतना। ठीक है, अब चार्ज आ गया तो हमारा करंट भी आ जाएगा। चार्ज कितना आया था, ये आया था ना, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई, तो चार्ज आ गया तो करंट भी आ जाएगा। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, बाई डेल्टा टी करेंगे, बाई डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी, कितना बच गया, एन ए वी डी इंटू ई, इसी को बोल दिया एन ई ए वी डी, क्या बोल दिया, एन ई ए वी डी, एन इंटू ए ई इंटू वी इंटू डी, वी डी साथ में, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई आ गया। अब ए को नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, आई बाई ए, आई बाई ए को क्या बोलते हैं, जे, जे यानी कि करंट डेंसिटी, यानी कि जो करंट डेंसिटी है कितना हो जाएगा, एन इंटू ई इंटू वी डी। और यहाँ से हमें क्या रिलेशन, एक रिलेशन मिला करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में ही पढ़ा है। करंट क्या बोलता है ओम्स लॉ, कि जो हमारी वोल्टेज अप्लाइड होगी, क्या है, जो वोल्टेज अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या उल्टा बोल लो। ठीक है, यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। अब इसी को हम थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमने क्या निकाला, हमने एक रिलेशन निकाला करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। क्या था रिलेशन, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, और वी डी की जो हमने वैल्यू निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो अब जो हमारा वी डी था उसको अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जे इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू वी डी की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ई बाई एम बाई टाउ। तो इसको हम अगर रखें इस फॉर्मूले में तो जे कितना आ जाएगा,
एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m इंटू ई। अब मैंने क्या बोला, इस टाउ के बारे में क्या बोला था, अगर मटेरियल सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टाउ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो लेट सपोज कि टाउ हमारा कांस्टेंट है, एन हमारा कांस्टेंट है, ई हमारा कांस्टेंट है, एम हमारा कांस्टेंट है। तो इस सब को हमने क्या बोल दिया, एक कांस्टेंट मान लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब सिग्मा हमारा किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टाउ पे। यानी कि कंडक्टिविटी भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। ठीक है, तो एक क्या मिला हमें, रिलेशन मिला, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। और ये ही हमारी ओम्स लॉ की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने पढ़ा है ओम्स लॉ की एक और स्टैंडर्ड फॉर्म, V इज इक्वल्स टू आई आर। आइए उसको भी प्रूफ करते हैं, लेकिन जो ये वाली फॉर्म है ये भी ओम्स लॉ की ही फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई हमें मिल गया, जिसमें कि हमारा सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी, और डिपेंड किस पे कर रहा है, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, जैसा कि हमारा टाउ था। ठीक है, अब अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी हमारा कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, तो उससे हम इस फॉर्मूले पे हम ये रेजिस्टिविटी भी ला सकते हैं, J इज इक्वल्स टू ई बाई रो। ठीक है, और जो ये हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ये दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि कितना भी तुम फोर्स लगा लो, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम V इज इक्वल्स टू आई आर वाली फॉर्म की बात करें, उसको कैसे लाते हैं, तो सपोज़ करो कंडक्टर है, ठीक है, उसको जोड़ दिया हमने, वायरिंग कर दी और एक बैटरी लगा दी, जिसका कि वोल्टेज क्या है, V। बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की बैटरी है। तो जो यहाँ पे हमने हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, V बाई एल के बराबर होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो, अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा कितना होगा, V बाई एल। ये हम कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई हमने अभी निकाला। J क्या हो जाएगा, J क्या, करंट डेंसिटी, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I बाई ए। अगर A क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का। ठीक है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना है, A। इस कंडक्टर की लेंथ क्या मानी है, L। ठीक है, J की जगह क्या रख दिया, I बाई ए, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा की जगह फिलहाल सिग्मा ही रहने दिया, और E की जगह क्या लिख दिया, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, अब हम इससे V निकालने की कोशिश करें, तो I को इधर भेज दिया, सिग्मा को इधर भेज दिया, तो हमें क्या मिला, V इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा L बाई ए इंटू आई। ठीक है, 1 सिग्मा L बाई ए इंटू आई। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 सिग्मा को क्या बोलते हैं, रो, और रो को ही क्या बोलते हैं, 1 सिग्मा। तो अगर हम 1 सिग्मा की जगह यहाँ रो रख दें, तो हमारा जो V आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रो इंटू L बाई ए इंटू आई। अब रो L बाई ए भी एक तरीके का कांस्टेंट है, अगर मटेरियल और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, यानी कि मटेरियल और टेम्परेचर अगर सेम है तो हमारा ये भी एक कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल दिया, R यानी कि रेजिस्टेंस। इसी फॉर्मूले को क्या बोल दिया, इसी R को क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। और यहीं से हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये भी पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला पहले, तो ये भी हमारा इसी रिलेशन से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सबको पता ही है क्या होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या बोलते हैं, ओम। अब अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो किस फॉर्मूले से आएगी, इसी फॉर्मूले से आएगी, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए को भेजा इधर, L को भेजा इधर, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, ओम मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, ओम मीटर। अब हमने क्या बोला था, जो रेजिस्टेंस होता है किस किस पे डिपेंड करता है, मटीरियल पे और टेम्परेचर पे। अब जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। अब डिफरेंट मटेरियल्स के तो डिफरेंट होगा। अगर सेम मटेरियल है, अगर हमारे पास सेम मटेरियल है और उसी का डिफरेंट टेम्परेचर है,
तो रेजिस्टेंस पे कैसे फ़र्क पड़ता है हम वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं? आर टी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अच्छा, इसमें टी और टी नॉट क्या है? टी नॉट क्या है? टी नॉट है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। टी नॉट क्या है हमारा? इनिशियल टेम्परेचर। यानी कि सपोज़ हमें रेजिस्टेंस दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट पे, ठीक है, और हमें निकालना है एट एनी टेम्परेचर टी। यानी कि टी नॉट पे हमें रेजिस्टेंस पता है कितना है, टी पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आर टी यानी कि टीएथ टेम्परेचर पे जितना रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? आर इंटू टी नॉट, यानी कि टी नॉट टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस था, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो अल्फ़ा होता है वो हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी कि जो मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारा अल्फ़ा, यानी कि रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। हमें पता था कि रेजिस्टेंस दो पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। किस पे? इस पे टेम्परेचर एज वेल एज मटीरियल पे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी अभी देख ली कैसे, आर टी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अब और ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा अल्फ़ा है ये करता है हमारा डिपेंड मटेरियल पे, यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।